हेलो और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इंडिया और जापान के मून मिशन का जो ब्लूप्रिंट है ये सामने आ चुका है। डिस्कस करेंगे ये मिशन कैसा होगा, इंडिया की पार्टिसिपेशन यहाँ पर कितनी है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं। ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल टिल 20 जून 2020। नाउ इंडिया को जॉइंट स्पेस मिशंस में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए विद अदर कंट्रीज? इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है। आज के समय स्पेस रेस जो चल रही है, जो नई स्पेस रेस शुरू हुई है, उसमें दो मेन प्लेयर सामने हैं, यूएस और चाइना। दोनों का जो ओवरऑल बजट है फॉर देयर स्पेस एजेंसी वो कई गुना ज़्यादा है कंपेयर टू द बजट ऑफ द स्पेस एजेंसीज ऑफ जापान, इंडिया, फ्रांस या इवन रशिया। आप अगर यूएस को देखो तो नासा का 2019 के डेटा के हिसाब से बजट है 19.5 बिलियन डॉलर्स। हालांकि इस साल इन्होंने एलोकेट किया है करीब 23 बिलियन डॉलर्स। सिमिलरली आप अगर चाइना को देखो तो इनका बजट साल का है फॉर स्पेस एजेंसी 11 बिलियन डॉलर्स, 80,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर बजट है चाइना की स्पेस एजेंसी का। उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और यहाँ पर भी वेरियस यूरोपियन कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती है, तो जाकर इनका बजट 6.3 बिलियन के आसपास पहुंचता है। फिर चौथे नंबर पे है रशिया, इनका बजट है 3.3 बिलियन। पांचवे पे है फ्रांस विद 2.6 बिलियन। फिर आप नोटिस करेंगे जर्मनी के बाद आता है जापान। जापान का बजट है सिर्फ 2 बिलियन। फिर इटली का बजट है, और फिर आता है इंडिया। 2019 के डेटा के हिसाब से हमारा बजट है सिर्फ 1.5 बिलियन। ऑल्दो रिसेंटली इसको कुछ इंक्रीज किया गया है, तो आप 1.5 की जगह 1.8 के आसपास कह सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। मगर ओवरऑल आप अगर देखो तो चाइना का स्पेस बजट इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर रशिया और जापान और इंडिया का स्पेस बजट कंबाइन कर लो तो भी चाइना का स्पेस बजट इक्वल नहीं होता। सो देखिए, ऐसे सर्कमस्टांसेस में इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया कोलैबोरेशन करे विद अदर कंट्रीज। इससे पहली बात तो क्या होता है कि जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है, सिर्फ सिंस दो कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही होंगी। उसके अलावा देखिए, स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है। इंडियन इकोनॉमी जैसे ग्रो करेगी, आई एम श्योर 2024 या 25 तक इंडिया का जो बजट है ये मोस्ट प्रोबेबली रशिया के भी पार जाकर चौथे नंबर पे आ जाएगा, जस्ट बिहाइंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो टिल दैट टाइम जो भी हमारी रिसर्च हो रही है, अगर उसमें कोलैबोरेशन करते हैं तो दैट विल हेल्प इसरो एंड इंडियन स्पेस एजेंसी अ लॉट। सो इसलिए इंडिया और जापान मिलकर एक काफी इंपॉर्टेंट मून मिशन पे काम कर रहे हैं, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसके अंडर मून का जो साउथ पोल एरिया है वहां पर ये एक लैंडर और एक रोवर भेजेंगे। नाउ इसके बारे में देखिए, हमको जानकारी थी 2017 से, मगर जापान की स्पेस एजेंसी ने पहली बार इसको लेकर कुछ ऑफिशियल डेटा रिलीज किया है। उससे हमको पता लगा है कि यहाँ पर रॉकेट कौन सा ये यूज़ करेंगे, रोवर कौन सा होगा, और इंडिया की पार्टिसिपेशन यहाँ पर ऑफिशियली कितनी होने वाली है। देखो, पहली बात तो हमको ये पता लगा है कि ये मिशन मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च करेंगे ये 2024 या फिर उसके बाद। ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। डिसअपॉइंटिंग इसलिए है क्योंकि अब पहले देखो, गगनयान मिशन हम कंप्लीट कर लेंगे 2022 तक, उसके बाद भी करीब 1-2 साल लग जाएंगे तो जाकर ये मिशन लॉन्च होगा। और जब तक हम ये मिशन लॉन्च करेंगे, नासा अपना आर्टेमिस मिशन लॉन्च कर चुका होगा, जिसके अंडर वो ह्यूमंस फिर से भेजेंगे मून पर। और कोइंसिडेंस भी देखिए कि नासा का जो आर्टेमिस मिशन है वो भी मून के साउथ पोल पे होगा, और जो ये जापान और इंडिया का मिशन है ये भी साउथ पोल पे होगा। तो अजीब बात है, देखिए 2024 के बाद नासा वहां पर ह्यूमंस भेज रहा होगा, हम अभी भी वहां पर रोवर और लैंडर भेज रहे होंगे। तो आई थिंक यहाँ पर दोनों कंट्रीज कोशिश कर सकती थी कि इस मिशन को 2021 में लॉन्च करने का, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वेरियस इश्यूज की वजह से ये जो मिशन है ये डिले हो गया टिल 2024। नाउ देखो, एक बात इस मिशन में काफ़ी अजीब ये है कि डिसाइड किया गया है कि ये जो मिशन है लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम जापान, और इस मिशन के लिए जो ये रॉकेट इस्तेमाल करेंगे वो होगा जापानीज रॉकेट H3। ये H3 रॉकेट भी देखिए काफ़ी न्यू है, इसको डेवलप किया है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज़ ने। तो मतलब कि जापान की जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। और देखो, H3 रॉकेट को अभी तक प्रॉपरली टेस्ट भी नहीं किया गया है। इसका पहला लॉन्च भी 2020 में अभी होना बाकी, और मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ कोविड-19 इसका जो लॉन्च है ये भी डिले हो जाएगा। तो जब ऑलरेडी हमारे पास
GSLV Mk3 की ऑप्शन है। तो इंडिया को देखो कोशिश करनी चाहिए थी कि जो ये मिशन है ये पहली बात तो लॉन्च हो फ्रॉम इंडिया श्रीहरिकोटा। उसके अलावा हम यहाँ पर GSLV Mk3 का यूज़ कर सकते थे जो रिसेंटली काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ है। चंद्रयान 2 को उसने सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया था। बाद में ऑफकोर्स लैंडर और रोवर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आई, मगर उसका रॉकेट से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी एक अजीब बात लगी है कि GSLV Mk3 जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड रॉकेट है उसका यूज़ ना करके हम एक बिल्कुल नया H3 रॉकेट यूज़ करेंगे। और देखो H3 रॉकेट भी ठीक है, जापान चाहता है कि अपनी टेक्नोलॉजी को ये दिखाएं। जापानीज रॉकेट को यूज़ करने से इस पूरे मिशन पर जापान की डोमिनेंस बहुत ज़रा बढ़ जाती है, और जब ये मिशन लॉन्च होगा भी तो इंटरनेशनल मीडिया में इसको प्राइमरली देखा जाएगा एज ए जापानीज स्पेस मिशन। हालांकि इंडिया का भी मेंशन होगा, मगर आप ओवरऑल मिशन को देखो, रॉकेट जापान का, जो लॉन्चिंग साइट है वो भी जापान की है। उसके अलावा देखिए जो अंदर कंपोनेंट्स होंगे इसके, एक लैंडर ये बस इंडिया का होगा, डेवलप्ड बाय इंडिया, और जो रोवर है ये जापान डेवलप करेगा। तो आप कह सकते हैं ज़्यादातर जो मिशन है यहाँ पर जापान की पार्टिसिपेशन है। एटलीस्ट इंडिया ये कोशिश कर सकता था कि या तो रोवर हमारा होता या फिर जो ये लॉन्च व्हीकल है ये इंडिया का यूज़ करते। नाउ क्या H3 रॉकेट इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएगा? वेल देखिए, ओवरऑल जो पेलोड होगा इस मिशन का रफली 350 kg के आसपास होगा, विच इज़ नॉट अ लॉट। आई एम श्योर अगर इनको टाइम मिलता है तो 3-4 साल में ये इतना कैपेबल रॉकेट डेवलप कर लेंगे जो इतना बेसिक वेट तो कैरी कर पाए टू द ऑर्बिट। और देखिए जो ये रोवर होगा इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे, वाटर डिटेक्टर, एनवायरनमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगेन ये भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी हम लेट लॉन्च कर रहे होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि मून के साउथ पोल में नासा के एस्ट्रोनॉट्स ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे, वो ड्रिलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो वाटर डिटेक्शन में नासा से कई गुना ज़्यादा डेटा आएगा कंपेयर टू इंडिया जापान जॉइंट मिशन। मगर जापान ने यह कहा है कि जो रोवर होगा उसमें खास बात यह होगी कि ये काफ़ी डीप ड्रिलिंग कर पाएगा मून के सरफेस पर, और प्राइमरली इनका फोकस होगा हाइड्रोजन को ढूंढने में। इफ हाइड्रोजन इज डिटेक्टेड द रोवर विल माइन द सरफेस टू कलेक्ट सैंपल्स। सैंपल्स विल देन बी हीटेड टू वेपराइज and volatile substances in order to determine the chemical composition, analyze the quality of water and conduct isotopic analysis। तो ये कह रहे हैं कि रोवर हमारा काफ़ी एडवांस्ड होगा, मून पर ड्रिलिंग करके जो वहाँ पर मून की सॉइल है उस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेगा। तो जो डेटा है डेफिनेटली जापान के हिसाब से हमको स्पेशल मिलेगा फ्रॉम दिस मिशन। नाउ अभी के लिए ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमको मिली है इस मिशन को लेकर, बट अगेन आई डोंट थिंक इसको आप चंद्रयान 3 कह सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया खुद चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा इन द नियर फ्यूचर, और उम्मीद करते हैं कि वो इस मिशन से ज़्यादा डिटेल्ड होगा। सो फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।